हेलो एंड वेलकम बैक टू अचीवर्स हाई डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है व्हाट इज साइकोलॉजी और हम नोट्स की हेल्प से डिफरेंट सेगमेंट्स को पढ़ रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो फोर्थ पार्ट है जिसमें हम थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे और बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी को भी स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने आपके एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, एनसीईआरटी बुक के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हुए प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट नोट्स की हेल्प से स्टडी किया है। ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो सारी चीजें देख लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि नोट्स की हेल्प से हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसके अलावा बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग भी हम पहले प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट को भी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं देयर आर सर्टेन थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एन एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। टॉपिक के अंदर जाने से पहले ये समझेंगे कि व्हाट आर द थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जब हम प्रैक्टिकली लाइफ में यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, कुछ थीम्स उस पर फॉर्म की गई हैं। जितने भी प्रिंसिपल साइकोलॉजी में फॉलो होते हैं, यानी जितनी भी थ्योरी साइकोलॉजी में बनी है, वो किसी ना किसी थीम पर बेस्ड हैं। देयर आर मेजर 5 थीम्स जिनको आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और उन थीम्स को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि वो थ्योरीज को एक ग्राउंड देती हैं, एक सपोर्ट देती हैं बेसिक, तो इसीलिए इन थीम्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कुछ थीम्स ऐसी हैं जो रिसर्च को हमारे प्रोवाइड करती हैं डायरेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी आर टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इनका बेसिक काम यही होता है, जो थीम्स हैं उनका बेसिक वर्क यही है कि वो आपको ये समझा सकें कि जो थ्योरी है वो किस फाउंडेशन पर बिल्ड हुई है। ऑलराइट, एक एक करके पांचों थीम्स को हम समझेंगे। सबसे पहले आता है कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेज अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी भी मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर के प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे साइंस में किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को लेकर कोई थ्योरी डेवलप होती है। तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, मेंटल प्रोसेसेस किस तरह से वर्क करते हैं, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं और उन प्रिंसिपल्स पर डिफरेंट थ्योरीज क्रिएट की गई हैं। ऑलराइट, मेन कंसर्न क्या होता है रिसर्च में इज विद द अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो क्या चूज करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट की तरह वो भी कुछ ना कुछ रिसर्च के लिए टॉपिक सर्च करते हैं, चूज करते हैं और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जब वो कंक्लूजन डेटा की सपोर्ट, जब उस कंक्लूजन को मिलती है, यानी कि जब वो डेटा की हेल्प से वेरीफाई हो जाता है, तब वो आपके ठीक सामने एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना की तरह आ जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिससे साइंस में होता है। साइंस में आने वाला कोई भी रूल, कोई भी थ्योरी के पहले किसी हाइपोथेसिस को लेकर स्टार्ट किया गया था, उसको डेटा की हेल्प से वेरीफाई किया गया था। रिसर्च का प्रोसेस ही यही होता है कि हम किसी भी चीज पर जब रिसर्च करना चाहते होते हैं तो पहले एक टेंटेटिव सिचुएशन लेते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, उसके सपोर्ट के लिए डेटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने अज्यूम किया था, वो बात इस डेटा से वेरीफाई हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो हम एक प्रिंसिपल की तरफ पहुंच जाते हैं और अगर नहीं हो रही होती है तो वो थॉट डिस्कार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से यही मेथड होता है साइंस में और यही मेथड होता है साइकोलॉजी में। तो पहली थीम हमें यही बात समझाती है कि जो आप साइकोलॉजी में डिफरेंट प्रिंसिपल्स, फिनोमिना देख रहे हैं, वो भी किस तरह से डेवलप हुए हैं, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस पर कुछ ना कुछ रिसर्च करके ही डेवलप किए गए हैं और वो आज आपके सामने डिफरेंट थ्योरीज की फॉर्म में है। बहुत सारी थ्योरीज आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे मैथ्स में पढ़ते थे, साइंस में पढ़ते थे, उसी तरीके से साइकोलॉजी में आप थ्योरी पढ़ेंगे और उस थ्योरी के ही बेसिस पर आप बात करेंगे कि इस थ्योरी में ऐसा कहा गया है, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि ह्यूमन का बिहेवियर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इस थ्योरी में ये चीज बताई गई है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में पर्सन को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो हम थ्योरीज के ही हिसाब से साइकोलॉजी में चलते हैं। तो ये हो गई थीम नंबर 1। तो हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। जिस तरह से साइंस में वर्क होता है, साइकोलॉजी में भी उसी तरह से वर्क होता है। दिस इज इनफ फॉर थीम 1। आते हैं दूसरी थीम पर। सेकंड थीम नंबर 2 ये कहती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो क्या है, उस पर्सन के एनवायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन ही उसका बिहेवियर है। और क्या ये सच नहीं है? आप भी सोचिए, हम एज अ ह्यूमन अपने आसपास होने वाली सिचुएशन, इवेंट्स या फिर जो भी लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हैं। मीन्स हमारे एनवायरमेंट में डिफरेंट
एनवायरनमेंट में डिफरेंट स्ट्यूमुलस होते हैं। ये हमारा एक एनवायरनमेंट है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्यूमुलस होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्ट्यूमुलस क्या होते हैं। स्ट्यूमुलस होते हैं वो कोई भी चीज जिस पर हम अपना रिएक्शन देते हैं, कुछ भी। इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगता है कि इट्स अ क्वालिटी कंटेंट, आप कुछ भी रिएक्शन देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्ट्यूमुलस हुआ। ओके, तो स्ट्यूमुलस वो होता है जिसके टुवर्ड्स हम कोई रिएक्शन देते हैं। तो वो स्ट्यूमुलस एग्जिस्ट कहाँ करता है, हमारे एनवायरनमेंट में ही तो एग्जिस्ट करता है, राइट। और हम उसके टुवर्ड्स एक रिएक्शन देते हैं जिससे हमारा बिहेवियर निकल कर आता है। आपको कोई पर्सन, दो लोग आपस में खेलते हुए, बच्चे खेलते हुए दिखे आपको, तो आप उन बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, आपको लग रहा है अरे वाह कितने प्यार से बच्चे खेल रहे हैं। अब जो भी उन थॉट आपके माइंड में उनके टुवर्ड्स आ रहा है, उस पर आपने कोई रिएक्शन दिया, तो ये जो आपने रिएक्शन दिया ये आपका बिहेवियर है। हो सकता है वो शोर मचाने वाले जो बच्चे हैं, जो खेल रहे हैं, जो नॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है किसी को वो नॉइस लग रही हो, किसी को ये लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है, बच्चे जो है वो कितना हेल्दी सा एनवायरनमेंट आसपास फील हो रहा है बच्चों की वजह से। तो एक ही सिचुएशन पर दो लोग अलग अलग व्यू देते हैं, राइट। तो ये चीज क्या होती है, यही उनका बिहेवियर दिखाती है। एक पर्सन के लिए हम हो सकता है ऐसा सोचें कि देखो छोटे बच्चे खेल रहे हैं इतने प्यार से, इनको इनका खेलना शोर लग रहा है। दूसरा पर्सन के बारे में हम ये सोच सकते हैं कि देखो वो कितना अच्छा से बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको सोच रहा है कि देखो बच्चों को कितना फिजिकली फिट होना जरूरी है, बच्चे कितना अच्छे से खेल रहे हैं। तो एक ही सिचुएशन पर ह्यूमन बिहेवियर दो डिफरेंट टाइप का क्यों निकल कर आया, क्योंकि दोनों के रिएक्शन अलग थे। तो जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे रिएक्शन से ही तो जस्टिफाई हो रहा है। तो बिहेवियर क्या है, हमारे पर्सन जो एट्रीब्यूट है पर्सन के, मतलब हमारा जो भी उस सिचुएशन के टुवर्ड्स रिएक्शन है और वो सिचुएशन, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर, जिसको इस इक्वेशन की फॉर्म से भी बताने की कोशिश की गई थी कि यानी बी मीन्स बिहेवियर और पी मीन्स पर्सन का एट्रीब्यूट और ई मीन्स एनवायरनमेंट। पर्सन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स और उसका उनके एनवायरनमेंट के संग जब इंटरेक्शन हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। इसको इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि बिहेवियर इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय द एनवायरनमेंट और द स्टिमुलस। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं कि बिहेवियर इज द प्रोडक्ट, देखिए यहाँ फिर से ये बात लिखी है कि प्रोडक्ट है उस पर्सन का और उसके एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, ये इक्वेशन हमें सिंपली क्या बताती है, दैट द वेरिएशन, ध्यान से पढ़िएगा, द वेरिएशन वी फाइंड इन ह्यूमन बिहेवियर आर लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट पर्सन्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरियस एट्रीब्यूट। होता भी है। और लोगों के एट्रीब्यूट्स क्यों इतने डिफरेंट होते हैं, लोग इंटरनली बहुत इतना ज्यादा वेरी क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं। आगे पढ़ेंगे आप, ये सब कुछ पढ़ेंगे कि जेनेटिक रीजंस भी होते हैं और फिर उनके एनवायरनमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली हम लोग डिफर करते हैं एक दूसरे से, जीन्स में हम अपने पेरेंट्स से जीन्स लेते हैं, लेकिन दो भाई बहनों के भी जेनेटिक जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेम नहीं होता है, राइट। तो और एनवायरनमेंट भी उनको फिर अलग अलग मिल जाए तो चीजें बदलती चली जाती हैं। तो हमारा बिहेवियर जो है वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली थीम हमारी ये हो गई कि साइकोलॉजी दूसरे साइंसेस की तरह से प्रिंसिपल्स डेवलप करती है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। और दूसरा थीम हमारी हो गई कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, कि इंटरेक्शन से बनता है। ठीक, तो बातें यहाँ पे हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। इसका मतलब ये हो गया कि हर बिहेवियर के पीछे कोई वजह होती है। वजह इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये थीम बहुत सिंपल है, एग्जाम में जब लिखने के लिए आती है तो आप बहुत आसानी से इसको लिख पाते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। हम जैसा भी बिहेव करते हैं उसके पीछे कोई तो वजह होती है। कई बार हमारा जो बिहेवियर होता है उसका एक्सटर्नल रीजन अननोन होता है, हम शायद अंदर से परेशान होते हैं या हम अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। जो भी हम इंटरनली फील करते हैं उसको अपने बिहेवियर में एग्जिबिट कर देते हैं। एक्सटर्नल रीजन तो खैर होते ही हैं बहुत सारे, कि आप कोई भी वर्क जो कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई मोटिवेशन हो सकता है, किसी ने आपको बहुत मोटिवेट किया है, एक्सटर्नल रीजन हो सकता है। किसी ने आपको चैलेंज कर दिया है इसलिए आप उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से हम ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हमें वैसा दिखाई देता है। और ये तो बड़ी ही सिंपल बात है, साइकोलॉजी में इस चीज पे बहुत फोकस किया जाता है कि जब आप आगे साइकोलॉजी पढ़ेंगे और इसके एक स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है और बिना रीजन को अंडरस्टैंड किए हमें कभी भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट आप साइकोलॉजी पढ़ने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए कि क्विक रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कि किसी भी सिचुएशन में हमने कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन की मैं खास तौर से बात कर रही हूँ, आप एक्साइटेड हैं, खुश होकर रिएक्ट कर सकते हैं, वो उतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन एक नेगेटिव रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्म करता है। तो जब भी हम कोई पर्सन हमसे मान लीजिए बहुत सख्ती से बहुत गलत लहजे में बात कर रहा है
तो हमें थोड़ा सा समय लेकर उस चीज़ को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? और ऐसा भी हमें ऐसा भी नहीं बनना है कि हमारे साथ कोई दूसरा कुछ करता ही चला जाए और हम सिर्फ सोचने वाले मोड पर ही रह जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो वो बैलेंस हमें अपने अंदर लाना होगा। फिलहाल हमें ये जरूर समझना होगा कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसके पीछे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल रीजन होते हैं, और उन रीजन की वजह से ही हमें वैसा बिहेवियर नजर आता है किसी भी पर्सन का। तो बिहेवियर कॉज्ड होता है विद इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, थीम 3 बहुत सिंपल और क्लियर थी आई थिंक। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। ये बात भी एक थीम की तरह ली गई है, क्योंकि जब थ्योरीज बनी, समझिएगा इस बात को, जब डिफरेंट थ्योरीज बनी तो देखा गया कि अगर कोई थ्योरी जो है यूरोप में डेवलप हुई थी तो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई थ्योरी इंडिया में बनी, कोई टेस्ट इंडिया में बना, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो उसको किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करना मुश्किल हो रहा था। हम दुनिया में बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर अपनी कंट्री के अंदर देखें तो हमारी कंट्री में ही इतना वेरिएशन देखने को मिलता है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इतना वेरिएशन देखने को मिलता है कि अगर लैंग्वेज की अगर सिंपल सी बात करें, अगर हमने कोई टेस्ट बांग्ला में बना दिया है तो हम नॉर्थ इंडिया में लाके उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वहां के लोग उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ह्यूमन बिहेवियर को आप तब समझ पाएंगे जब आप उस टेस्ट को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई ऐसा टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम किसी बिहेवियर के किसी एस्पेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं, तो हम वो टेस्ट ही जब अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो उस एस्पेक्ट पर कैसे पहुंचेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि कल्चर एक ऐसी चीज है जो साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम किसी पर्सन को उसके कल्चर के बेसिस पर भी अंडरस्टैंड करते हैं। कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी में, हम जो हैं उसमें। तो इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए उस पर्टिकुलर कल्चर को भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और किसी भी एस्पेक्ट पे चले जाएं ह्यूमन बिहेवियर के, किसी भी कॉग्निशन एक्टिविटी पे चले जाएं, या हम किसी भी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट पे चले जाएं, एक्सटर्नल फीचर्स पे भी चले जाएं, अगर हम फिजिकल फीचर तक पे चले जाएं, देखिए मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ समझिएगा, अगर हम फिजिकल फीचर पे भी चले जाएं तो आप देखेंगे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कितना वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, जो फिजिकल फीचर जो कि बाहर से इजीली नजर आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फीचर्स की तो उसमें कितना वेरिएशन होगा जो कि हम देख भी नहीं सकते, और तो उनको मेजर करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कल्चरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, किसी भी तरीके का कोई रिसर्च, उस पर उससे ह्यूमन बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, तो उसको बेसिस लेकर, ग्राउंड लेकर हमें समझना होगा। ठीक है, एक चीज और बताते चलूं, यहाँ पे जब कल्चर की बात हो ही रही है, कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट बने हैं जो हमारी कंट्री के बाहर बने हैं, पर आज हम जब उन्हें यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें नहीं कर पाते हैं। फिलहाल हमारे साइकोलॉजिस्ट हमेशा से ही बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्क किया है, तो उन्होंने उन टेस्ट के हिंदी वर्जन्स बनाए हैं, हिंदी वर्जन्स बनाए हैं, या कह सकते हैं इंडियन वर्जन्स बनाए हैं, क्योंकि हिंदी पर्टिकुलर में इसलिए वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि वेराइटी ऑफ लैंग्वेज हमारी कंट्री में यूज होती है। तो कुछ जो है टेस्ट उर्दू में बनाए गए हैं, कोई कुछ टेस्ट बांग्ला में बनाए गए हैं, इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज करे गए हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है? कल्चर के वेरिएशन की वजह से। तो ह्यूमन बिहेवियर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कल्चर से इम्पैक्ट होती है। तो थीम 3 को रिकॉल कर लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के पीछे हमेशा कोई एक कॉज होता है, उस कॉज को अंडरस्टैंड किए बिना हम किसी थ्योरी या किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। फोर्थ थीम हमें ये कहती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो कल्चर से बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होता है, तो कल्चर को अंडरस्टैंड किए बिना भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। राइट, तो ये थीम यही कहती है। चलिए इसे क्विकली पढ़ लेते हैं। देयर आर साइकोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स आर यूरो अमेरिकन इन नेचर एंड देयरफॉर डू नॉट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स इन अदर कल्चरल सेटिंग। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी एरिया में कोई टेस्ट बना है तो उसको यूनिवर्सली अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम ये वाला जो थीम 4 है इतनी देर से समझ रहे हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछिएगा। आते हैं फिफ्थ थीम पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखती है। देखिए ये थीम ये कहती है कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो कंट्रोल भी किया जा सकता है और मॉडिफाई भी किया जा सकता है। किसकी हेल्प से? जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बने हैं उनका जब हम एप्लीकेशन करते हैं, उनका एप्लीकेशन करके हम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग दूसरों को अपने हिसाब से चला लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? समवेयर और द अदर दे नो कि कैसे हमें किसी पर्सन को, पहले वो पर्सन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर वही अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कैसे हम इस पर्सन को अपने हिसाब से चला सकते हैं, हमारे हिसाब से वो पर्सन बिहेव करेगा। राइट,
तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मैंने ये एग्जाम्पल जो दिया है वो एक नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव एग्जाम्पल भी इसका यहाँ पे दूंगी कि हम जब किसी बच्चे के अंदर कोई चीज चाहते हैं कि इनकल्टिकेट हो, उस पर्सन के अंदर वो चीज़ डेवलप हो, तो हम क्या करते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए उसको उस चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि बेटा आप जो है अगर अच्छा करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी ये फेवरेट गिफ्ट आपको देंगे या कुछ भी एनीथिंग, हम उसको इस तरीके के कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट देते हैं। यहाँ जो मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ रीइंफोर्समेंट, जिसे आप आगे चैप्टर 6 लर्निंग में पढ़ेंगे, आप ये देखिए कि ये एक रीइंफोर्समेंट का एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़े भाई बहनों ने हमारे साथ न जाने कितने साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है, शायद बिना पढ़े किया होगा लेकिन किया है। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की हेल्प से हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, हमारे बिहेवियर को बेटर बनाया जा सकता है, बहुत हद तक कंट्रोल भी किया जाता है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं ऐसा करूंगा, मतलब कुछ भी पनिशमेंट के तौर पे हम आपके साथ करेंगे। तो इस तरीके से वो उसके बिहेवियर को पब्लिकली कंट्रोल कर लेते हैं कि बच्चा जो है ज्यादा कोई बदतमीजी ना करे, मिसबिहेव ना करे या फिर उनकी इंसल्ट ना हो। तो इस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, मॉडिफाई भी किया जाता है। बच्चों के केस में एग्जाम्पल हो गया, एम्प्लॉयज के केस में ऐसा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं कि अगर आप ऑफ डे पे भी वर्क करेंगे तो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो उस तरीके से जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वैसा बिहेवियर करने लगता है जैसा सामने वाला पर्सन चाहता है। मतलब यहाँ पे बिहेवियर का मतलब क्या हुआ कि वो ये चाहते हैं कि आप ऑफ डे पे वर्क करें, तो आप ऑफ डे पे वर्क करने लगते हैं बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। बट समवेयर और द अदर दे आर यूजिंग सम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड इट एंड दे आर अप्लाइंग इट ऑन यू। तो इस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर को कंट्रोल, मॉडिफाई और अपने हिसाब से किया जा सकता है। राइट, ये थीम 5 कहती है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है ये। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे क्विकली इसको रीड कर लेते हैं कि दिस अप्लाइड रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैज ऑन द वन हैंड ब्रॉट द सब्जेक्ट क्लोजर टू द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल। मैंने अभी आपसे कहा ये एक्चुअली में रियल लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। राइट, और इन नोइंग द लिमिट्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, जो भी हम प्रिंसिपल्स हैं उनको एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो ये जो रोल है वो बहुत हेल्पफुल होता है साइकोलॉजी को एक्चुअली पॉपुलराइज करने में एज अ सब्जेक्ट। और बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स को भी हम इसकी हेल्प से टैकल कर सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशंस पे हम पहुंच सकते हैं। तो ये टोटल 5 थीम्स हो गई जिनके बारे में हमने इसमें बात की। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट आपको है तो आप हमसे क्विकली पूछ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या फर्क होता है इसे यहाँ पे हम समझेंगे। अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव की बात करें तो टू फोल्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे बन जाता है, जिसमें से एक है बेसिक और दूसरा है अप्लाइड। ये बेसिक और अप्लाइड एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अलग भी हैं। आप एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताते चलूं, जब आप साइकोलॉजी में क्लास 12 के बाद पास आउट हो जाते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं जहाँ पर आप देखते हैं बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे भी बेसिक और अप्लाइड होता है। मतलब बेसिक के लिए बेसिक वर्ड नहीं यूज होता है कि बीए इन बेसिक साइकोलॉजी, बीए इन साइकोलॉजी होता है। फिर लेकिन अप्लाइड के लिए अप्लाइड वर्ड स्पेशली यूज होता है। अप्लाइड वर्ड जो है वो बना है एप्लीकेशन से। अप्लाइड वर्ड किससे बना है, एप्लीकेशन से। कि जब हम किसी चीज को एप्लीकेट करते हैं यानी एप्लीकेशन करते हैं उसका, तो वो चीज अप्लाइड हो जाती है, सिंपल। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब हो गया कि वो साइकोलॉजी जिसका हम एप्लीकेशन कर पाते हैं, जब हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर पाते हैं रियल लाइफ में, तब हम कहते हैं कि वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो बेसिक साइकोलॉजी क्या प्रोवाइड कराती है हमें, बेसिक साइकोलॉजी की हेल्प से हम डिफरेंट थ्योरीज पे पहुंचते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं और थ्योरीज पे पहुंचते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी हमें कहाँ लेकर जाती है, उसका एप्लीकेशन करना हमें सिखाती है। हमारी सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से, जो भी हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से, हमारी सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से, सिचुएशन की नीड्स के हिसाब से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे, जब हम उस प्रिंसिपल को यूज करेंगे। प्रिंसिपल्स को पढ़ते ही रहना तो हमारा काम नहीं है, उससे रियल लाइफ में यूज करना भी तो हमारा काम है। तो जब वो थ्योरेटिकल फॉर्म में है वो बेसिक साइकोलॉजी है, जब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में है तब वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक साइकोलॉजी किस तरह से डिफरेंट है, इट फोकसेस ऑन थ्योरी एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। थ्योरी पर ज्यादा फोकस करती है, रिसर्च पर ज्यादा फोकस करती है। और ये अप्लाइड साइकोलॉजी फोकस करती है रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन पर। इन थ्योरीज को जब हम एक्चुअली में यूज करते हैं तब हम इसको कह पाते हैं। ये जो हमने पिछला पॉइंट था
ये भी इसी की बात कर रहे थे कि ये थ्योरीज प्रोवाइड कराती है और ये इसका यूज करती है। बात तो एक ही है कुल मिलाकर, लेकिन उसको हमें क्या है, हमें उसको लिखना अलग अलग तरीके से अपने आंसर में। ये जो पूरा पैराग्राफ है पीछे से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ तक जो खत्म हो रहा है, इसको आप बेसिक वर्सेस अप्लाइड में 2 मार्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो दे स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द बायोलॉजिकल सिस्टम वर्क, कैसे हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। सोशियो कल्चरल बेसिस, कैसे ह्यूमन बिहेवियर को शेप करते हैं, मतलब बदल देते हैं। देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, हमारे पूरी पर्सनैलिटी को, हमारे मेंटल एक्शंस को एक सिस्टम देता है। सोशियो कल्चरल जो बेसिस होते हैं उसको शेप करते हैं। जैसे जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम जाएंगे हमारा वैसा वैसा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट स्टडी दीज प्रोसेसेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ स्पैन। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको थ्रू आउट लाइफ के अंदर देखते हैं कि वो कितना चेंजेस आ रहा है। बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो होते हैं आर पार्ट ऑफ अ डायनेमिक रेगुलेटेड सिस्टम, और बेसिक साइकोलॉजी में ही हम उन चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं जिसकी हेल्प से अप्लाइड साइकोलॉजी में हम उसको जाके यूज कर पाते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जो जो आपको हमारे पीडीएफ में मिलेंगे। इस नोट्स को रिसीव करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप का हमारे ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इस वीडियो के आप विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनकी हेल्प से आप इन नोट्स तक इजीली पहुँच सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे क्लास 11th के। और सो फार आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।